नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल यू एंड वीटीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज जो दिन भर की फटाफट बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं दोस्तों, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। सभी मुख्य समाचार हैं और ये वो खबरें हैं जो खुद ही मीडिया आप तक नहीं पहुंचाता है, इसलिए इन खबरों को जानने के लिए हमारे साथ लगातार बने रहिएगा। खबरों की तरफ चलने से पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी की टीएमसी को प्रचंड बहुमत मिलता हुआ देखते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइए दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। जय जवान जय किसान, बायकॉट गोदी मीडिया। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर जान लेते हैं। गुजरात निकाय चुनाव से दोस्तों बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। लगातार वोटों की गिनती जारी है। आप लोगों को दोस्तों कुछ आंकड़े बताते चले। अहमदाबाद की 4 सीटों पर एआईएम को बढ़त है। अहमदाबाद की 4 सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएम ने बढ़त बना ली है। पहली बार एआईएम गुजरात में स्थानीय निकाय चुनाव लड़ रही है। तो वहीं सूरत की 18 सीटों पर आगे निकली है आम आदमी पार्टी। सूरत नगर निगम के ताजा आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी ने 40 सीटों पर अपनी बढ़त बना ली है। तो वहीं आम आदमी पार्टी 18 सीटों पर आगे चल रही है। कांग्रेस तीसरे नंबर पर खिसक गई है और वह 10 सीटों पर आगे चल रही है। तो वहीं दोस्तों सभी नगर निगमों में बीजेपी की बढ़त अभी भी बरकरार है। अहमदाबाद की 62 सीटों पर बीजेपी आगे है, 10 सीटों पर कांग्रेस आगे है और 4 सीट पर अन्य आगे हैं। सूरत की 25 सीटों पर बीजेपी आगे है, 15 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे है और 5 सीटों पर कांग्रेस आगे है। वडोदरा की 11 सीटों पर बीजेपी आगे है, 10 सीटों पर कांग्रेस आगे है। तो वहीं राजकोट की 20 सीटों पर बीजेपी आगे है, 2 सीटों पर कांग्रेस आगे है। जामनगर की 11 सीटों पर बीजेपी आगे है, 6 सीटों पर कांग्रेस आगे है, जबकि 4 सीटों पर अन्य आगे हैं। भावनगर की 23 सीटों पर बीजेपी आगे है, 6 सीटों पर कांग्रेस आगे है। ये कुछ ताजा आंकड़े सामने निकल के आए हैं दोस्तों गुजरात निकाय चुनाव से। इस बीच एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों। हरियाणा की बीजेपी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी कांग्रेस। भूपेंद्र हुड्डा ने कर दिया है बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि हरियाणा की मौजूदा बीजेपी जेजेपी सरकार लोगों का विश्वास पूरी तरीके से खो चुकी है और कांग्रेस उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी विधानसभा में। उन्होंने कहा है कि सरकार को समर्थन देने वाले कई विधायक इस्तीफा दे चुके हैं और समर्थन वापसी कर चुके हैं। ऐसे में इस सरकार को सत्ता में रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। तो वहीं हुड्डा ने आगे कहा है कि हरियाणा एक तरफ जहां सर्वाधिक बेरोजगारी के शिकार प्रदेश में शामिल है, तो वहीं अब कोरोना की त्रासदी के बाद महंगाई की मार से बेहाल है। हरियाणा कभी सबसे सस्ते पेट्रोल डीजल के लिए जाना जाता था, पर आज हालात ऐसे हैं कि कांग्रेस सरकार के समय के मुकाबले लगभग 2 गुना वैट लगा करके बीजेपी नेतृत्व वाली सरकार अपना खजाना भर रही है। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि बड़ा ऐलान कर दिया है भूपेंद्र हुड्डा ने। बीजेपी की खट्टर सरकार के खिलाफ विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। टिकैत की किसान यूनियन के हरियाणा के महासचिव पर जानलेवा हमला। टोल प्लाजा पर हमलावरों ने चलाई हैं गोलियां। जी हां दोस्तों, राकेश टिकैत की भारतीय किसान यूनियन के नेता पर हरियाणा में जानलेवा हमला हुआ है। इस हमले में बीकेयू की हरियाणा इकाई के महासचिव बाल बाल बच गए हैं। हमलावर अभी भी यहां पर पकड़ में नहीं आए हैं पुलिस की। देख सकते हैं कि किसान नेताओं पर यहां पर अब जानलेवा हमले होने लगे हैं। तो वहीं देख सकते हैं कि जबरदस्त तरीके से इस पूरे मामले पर किसान नेता राकेश टिकैत भी भड़के हैं और कहा है कि वो ऐसी हरकतों से डरने वाले नहीं है, पीछे बिल्कुल भी नहीं हटेंगे, हमारा संघर्ष लगातार जारी रहेगा। यह यहां पर किसान नेता का कहना है। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों। विशेष अदालत ने अमित शाह के खिलाफ मानहानि मामले को मजिस्ट्रेट अदालत भेजा। आप लोगों को बताते चले, सांसद व विधायकों से जुड़े मामलों की सुनवाई करने वाली एक विशेष अदालत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ दायर मानहानि के मुकदमे को न्यायाधिकार क्षेत्र की वजह से मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत को भेज दिया है। अमित शाह के खिलाफ मानहानि का मुकदमा तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी ने दायर करवाया है। तो वहीं इस बीच एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों। मुस्लिम देशों से 27 में पेट्रोल लेकर के हिंदुओं को 100 में बेच रहे हैं मोदी। ये यहां पर कहना है कांग्रेस पार्टी की नेता अलका लांबा का। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, जनता को महंगाई से राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं। तो वहीं आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, कई शहरों में देश के पेट्रोल डीजल की कीमत यहां पर 100 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच गई हैं। जनता पर जारी इस महंगाई की मार का विपक्षी पार्टियां लगातार विरोध कर रही हैं।
कांग्रेस ने तो पेट्रोल के बढ़ते दामों को लेकर के केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेसी नेता सरकार पर लगातार हमलावर हैं। अब कांग्रेस की नेता अलका लांबा ने भी तेल की कीमतों को लेकर के मोदी सरकार को घेरा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुस्लिम देशों से पेट्रोल सस्ते में खरीदकर हिंदुओं को ज्यादा दाम में बेच रहे हैं। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, कांग्रेस की नेता अलका लांबा ने एक ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि मुस्लिम देशों से 27 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल खरीद करके 100 रुपए प्रति लीटर में हिंदुओं को बेच करके हिंदुओं को खतरे से बाहर निकाल रहे हैं मोदी जी। बोलो जय श्री राम। ये यहाँ पर अलका लांबा ने ट्वीट किया है और तंज कसा है मोदी सरकार पर और एक बार फिर से देश भर में बढ़ती हुई महंगाई के मुद्दे पर घेरा है बीजेपी सरकार को। तो वहीं दोस्तों इस बीच एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। कोरोनिल का समर्थन कर फंसे हैं केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन। आईएमए ने पूछा केंद्रीय मंत्री होकर के ऐसे झूठे प्रचार में क्यों शामिल हुए। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि के द्वारा कोरोना के इलाज के लिए बनाए गए कोरोनिल का समर्थन करना केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को यहां पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी कि आईएमए ने इस संबंध में केंद्रीय मंत्री से स्पष्टीकरण मांगा है। दरअसल आप लोगों को बताते चले, बाबा रामदेव ने हाल ही में कोरोनिल को रिलॉन्च किया है। इसे रिलॉन्च करते हुए रामदेव ने दावा किया था कि उनकी दवा को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने प्रमाणित किया है और इसे 150 देशों में बेचने को मंजूरी दी है। तो वहीं रामदेव के इस दावे के बाद WHO ने खुद एक बयान जारी कर इस बात की पुष्टि की थी कि उसने इस तरह की कोई भी मंजूरी नहीं दी है। यानी रामदेव ने दवा को लेकर के जो दावा किया वो गलत है। एक बार फिर से रामदेव ने झूठ बोला है और इस झूठ का यहां पर समर्थन करते हुए नजर आए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, जो कि मंच पर मौजूद भी थे रामदेव के साथ। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं, आईएमए ने पूछा है केंद्रीय मंत्री से कि आप मंत्री होकर के भी ऐसे झूठे प्रचार क्यों कर रहे हैं। तो वहीं एक और बड़ी खबर आप लोगों को दोस्तों बताते चले, बढ़ती महंगाई के खिलाफ सड़क पर उतरी है यूथ कांग्रेस। दिशा रवि की गिरफ्तारी का भी किया है विरोध। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, कांग्रेस पार्टी की युवा इकाई भारतीय युवा कांग्रेस ने देश भर में बढ़ती महंगाई और पर्यावरण के मुद्दों पर काम करने वाली 21 वर्षीय जलवायु एक्टिविस्ट दिशा रवि की गिरफ्तारी के खिलाफ राजधानी दिल्ली के कनॉट प्लेस में विशाल प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन के दौरान पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर के युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जबरदस्त तरीके से नारेबाजी की है। तो वहीं दोस्तों दिशा रवि की गिरफ्तारी का विरोध करते हुए यूथ कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा है कि देश के चरित्र को नष्ट किया जा रहा है क्योंकि आज अभिव्यक्ति का अधिकार खत्म किया जा रहा है। तो वहीं जनता पर भी महंगाई की मार पड़ रही है। पेट्रोल डीजल के दाम दिन पर दिन बढ़ रहे हैं। इन दोनों ही मुद्दों को लेकर के जबरदस्त तरीके से कांग्रेस पार्टी ने किया है विरोध प्रदर्शन। तो वहीं दोस्तों इस बीच एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। किसान आंदोलन ने बढ़ाई है योगी सरकार की मुश्किलें। अब बुलंदशहर महापंचायत में पहुंचे हजारों की तादाद में लोग। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, दिल्ली बॉर्डर पर लगभग 3 महीने से भी ज्यादा समय से जारी किसान आंदोलन का केंद्र अब गाजीपुर बॉर्डर बन गया है। तो वहीं इधर उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में किसानों की तरफ से लगातार महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। किसान महापंचायत में हजारों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। बुलंदशहर में भी हजारों किसानों ने महापंचायत में हिस्सा लिया है। आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत चुनाव भी होने वाले हैं। 2022 में राज्य में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। जिन क्षेत्रों में महापंचायतों का आयोजन किया जा रहा है वो पिछले कुछ समय से बीजेपी का गढ़ माना जाते रहे हैं। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, उत्तर प्रदेश की 120 सीटों पर जाट मतदाताओं का पूरी तरीके से प्रभाव देखा जाता रहा है। चौधरी चरण सिंह और महेंद्र सिंह टिकैत इन्हीं क्षेत्रों में काफी लोकप्रिय हुआ करते थे। हाल के दिनों में एक बार फिर से चौधरी चरण सिंह के बेटे अजीत सिंह और महेंद्र सिंह टिकैत के बेटे राकेश टिकैत इन क्षेत्रों में एकजुट होते दिख रहे हैं, जिसका प्रभाव उत्तर प्रदेश की राजनीति पर पड़ने की पूरी संभावना है। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने इस क्षेत्र में शानदार जीत तो दर्ज की थी, लेकिन इस बार मुश्किलें बढ़ती हुई साफ तौर पर नजर आ रही हैं बीजेपी की, क्योंकि इन्हीं क्षेत्रों से बीजेपी का हो सकता है सुपड़ा साफ। लगातार किसान नेता यहां पर जबरदस्त तरीके से बीजेपी का कर रहे हैं विरोध। तो वहीं इस बीच एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों। राहुल गांधी ने मनरेगा का उपहास उड़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसा है। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि
2014 में प्रधानमंत्री बनने वाले नरेंद्र मोदी ने मनरेगा का मजाक उड़ाया था, लेकिन उन्हें यह तथ्य स्वीकार करना पड़ा कि पूर्ववर्ती यूपीए सरकार के द्वारा लाई गई ग्रामीण रोजगार योजना ने कोविड-19 महामारी के दौरान देश के लोगों की रक्षा करने में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर भूमिका अदा की है। दरअसल दोस्तों, अपने निर्वाचन क्षेत्र वायनाड पहुंचे राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि सत्तारूढ़ भाजपा सबसे शक्तिशाली लोगों का सशक्तिकरण कर रही है। तो वहीं उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने हमेशा गरीब लोगों के सशक्तिकरण के लिए काम किया है, लेकिन मोदी सरकार सिर्फ अपने मित्रों को ही यहाँ पर फायदा पहुंचा रही है। ये यहाँ पर राहुल गांधी ने लिया है प्रधानमंत्री मोदी को निशाने पर। इस बीच एक और बड़ी अपडेट दोस्तों जान लेते हैं। तेल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ शिवसेना का हल्ला बोल, पेट्रोल पंपों पर लगाए पोस्टर, पूछा क्या यही हैं अच्छे दिन। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, देश भर में पेट्रोल और डीजल की बढ़ी हुई कीमतों की वजह से मोदी सरकार बीते कई दिनों से लगातार विपक्षी दलों और आम जनता के निशाने पर बनी हुई है। महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार के मंत्री संजय राउत ने बीते दिनों बढ़ रही महंगाई के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर सवाल खड़े किए थे। तो वहीं अब पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों के बीच में महाराष्ट्र में शिवसेना ने मोदी सरकार का घेराव और भी तेज कर दिया है। खबर के मुताबिक आप लोगों को बताते चलें, शिवसेना ने मुंबई के बांद्रा इलाके में इस संदर्भ में कुछ पोस्टर लगाए हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा गया है कि क्या यही हैं अच्छे दिन। दरअसल दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, इस वक्त बढ़ रही महंगाई के चलते मोदी सरकार चौतरफा घिर चुकी है। जहां भाजपा को एक तरफ विपक्षी दलों के सवालों और आरोपों का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं सोशल मीडिया पर आम जनता ने पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस जगह जगह प्रदर्शन कर रही है, मोदी सरकार चौतरफा घिरती हुई नजर आ रही है। तो वहीं दोस्तों, इस बीच एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें। किसानों की फसलें नष्ट होते देख भारतीय किसान यूनियन की अपील, कहा ना उठाएं ऐसा कदम। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, कृषि कानूनों के विरोध में बात अब इतनी आगे पहुंच चुकी है कि किसान अपनी फसलों को ही नष्ट करने लगे हैं। अभी तक कुल 4 किसान अपनी फसल पूरी तरीके से नष्ट कर चुके हैं। हालांकि फसलें नष्ट होते देख भारतीय किसान यूनियन की तरफ से किसानों से अपील की जाने लगी है कि इस तरह का कदम अभी ना उठाएं। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। ऐसे में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने उत्तर प्रदेश के किसानों से आह्वान किया है कि वह आंदोलन में पहुंचने के लिए चाहे अपनी खड़ी फसल को नष्ट कर दें, लेकिन आंदोलन में जरूर पहुंचें। दरअसल दोस्तों, फसल नष्ट करने वाले किसानों का कहना है कि एमएसपी नहीं मिलती है हमें, आंदोलन में फसल को आड़े नहीं आने दिया जाएगा, आंदोलन लगातार जारी रहेगा और कृषि कानून जब तक वापस नहीं होते हैं हम पीछे नहीं हटेंगे। देख सकते हैं, बड़ी खबर है। तो वहीं एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, बीजेपी सांसद ने की है युद्ध की वकालत, कहा देप्सोंग को चीन से खाली करवाने के लिए चाहिए कलेजा। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, बीजेपी के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि उन्हें सरकारी सूत्रों से जानकारी मिली है कि चीन ने यह साफ कर दिया है कि वह देप्सोंग को खाली नहीं करेगा। चीन का कहना है कि पिछले साल अप्रैल में जो एलएसी पर स्थिति थी उससे अधिक वह खाली करने को तैयार नहीं है। देप्सोंग पर चीन ने 1998 से 2013 तक धीरे धीरे कब्जा किया है। सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट किया है कि चीन से देप्सोंग को खाली कराने के लिए हिम्मत की जरूरत है। इस पर एक यूजर ने स्वामी से पूछा कि आपकी क्या राय है, जिसका जवाब देते हुए सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट किया है जंग, यानी कि इस पूरी स्थिति का एक ही उपाय है युद्ध। ये यहाँ पर कहना है बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी का। तो वहीं इस बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने निकल के आ रही है, हम पर देशद्रोह और धारा 307 तो ऐसे लगा रहे हैं जैसे प्रसाद बांट रहे हैं, इनके नाक फोड़ने की जरूरत है। ये यहाँ पर महापंचायत में बोले हैं राकेश टिकैत। आप लोगों को बताते चले, कृषि कानूनों के विरोध में भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता और किसान नेता राकेश टिकैत जगह जगह आयोजित किए जा रहे महापंचायतों का हिस्सा बन रहे हैं। हरियाणा सोनीपत के खरगोड़ा की अनाज मंडी में भी एक महापंचायत बुलाई गई, जिसमें राकेश टिकैत ने सरकार और कॉर्पोरेट पर जबरदस्त तरीके से हमला बोला है और दोहराया है कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं होते वो घर नहीं लौटेंगे। राकेश टिकैत ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के एक बयान पर भी पलटवार किया है। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा था कि महज भीड़ जमा हो जाने से कानून रद्द नहीं होंगे, बल्कि किसान ये बताएं कि कौन सा प्रावधान उन्हें किसान विरोधी लगता है। इस पर राकेश टिकैत ने कहा है कि राजनेता बोल रहे हैं कि भीड़ तो सत्ता परिवर्तन का सामर्थ्य रखती है। महापंचायत के दौरान राकेश टिकैत काफी आक्रामक भी
दिखे। कॉरपोरेट और सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि उनकी नाक यानी कि उनका घमंड तोड़ने की बहुत जरूरत है, क्योंकि इन लोगों में घमंड बहुत है सत्ता का। देख सकते हैं जबरदस्त तरीके से भड़के हैं राकेश टिकैत मोदी सरकार पर। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है दोस्तों। संयुक्त किसान मोर्चा का केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बयान पर पलटवार, कहा सरकार के प्रति असंतोष संघर्ष में बदल गया है। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, देश की राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलनरत किसानों की अगुवाई करने वाले संगठनों का संघ संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि लोगों के मन में सरकार के प्रति असंतोष है, जो कि अब संघर्ष में बदल गया है। किसानों के इस आंदोलन को लेकर के केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर के द्वारा एक दिन पहले दिए गए बयान की आलोचना करते हुए डॉक्टर दर्शन पाल ने संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से एक बयान में कहा है कि प्रदर्शन कर रहे लोग भीड़ नहीं अन्नदाता हैं, जिसकी मेहनत का उगाया भोजन आप भी खाते हैं। इसी भीड़ के वोट से आप सरकार चला रहे हैं। इस तरह जनता का अपमान निंदनीय है और यही जनता आपको उखाड़ के भी फेंक सकती है, क्योंकि यही जनता ने आपको वोट दे करके सत्ता दी है और यही जनता आपसे सत्ता छीन भी सकती है। ये यहाँ पर बड़ा बयान संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से सामने निकल के आया है। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों। राहुल गांधी ने विभिन्न क्षेत्रों में ईसाइयों की सेवाओं की सराहना की है, बोले देश में भय का माहौल है। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने आगामी विधानसभा चुनावों से पहले केरल में ईसाई समुदाय तक पहुंच बनाने के लिए कई क्षेत्रों में उनकी सेवाओं की सराहना की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि देश में भय का माहौल है, लेकिन उन्होंने इस बारे में विस्तार से नहीं बताया है। राहुल गांधी ने यहाँ अपने निर्वाचन क्षेत्र के मैपाड़ी में स्थित एक स्कूल में महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का अनावरण करने के बाद कहा है कि देश में माहौल भय का है, लेकिन आपके द्वारा किए गए जबरदस्त काम को कोई भी कमतर नहीं आंक सकता है। कांग्रेस के नेता ने शिक्षा और स्वास्थ्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में गिरजाघर की सेवा की सराहना की है। दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं, जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं। इन वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। इन खबरों पे आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।